वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 7 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़। देखिए आज काफ़ी डिले हो गया। आई वॉज ट्राइंग कि मैं जल्दी से अपने घर पे पहुंच के इसे रिकॉर्ड कर लूं, बट 10:30 तो लौटते लौटते ही हो गए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि इस कैंपेन को डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि हम क्वालिटी मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस पर मासेस को यानी कि लोगों को प्रोवाइड करवा सकें स्पेशल केंद्रास के माध्यम से। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि इस स्कीम का एक उद्देश्य तो ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जेनरिक मेडिसिन्स के बारे में लोगों को एजुकेट करें, उनमें पब्लिसिटी लेकर आएँ, इन मेडिसिन्स के बारे में उनको जानकारी मिल सके कि ये उतनी ही क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं और साइनोनिमस हैं जो हाई प्राइस मेडिसिन हैं उनकी तुलना में। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर दो के दोनों ही स्टेटमेंट जो गिवन हैं वो करेक्ट हैं। 8 इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स को अभी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत। दैट्स वाई दिस टॉपिक वाज इन न्यूज़। इसको जन औषधि केंद्रास के माध्यम से पूरे देश में लोगों तक पहुँचाया जाएगा। कैंपेन जो है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के तहत वर्क करता है। उद्देश्य वही है, अफोर्डेबल प्राइस पर जो अच्छी मेडिसिन्स हैं उन्हें पहुंचाना, जिनके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये स्कीम देखिए 2008 में शुरू में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसे रीस्ट्रक्चर किया गया 2015 में। स्कीम के फीचर्स वही हैं कि क्वालिटी मेडिसिन्स की जो एक्सेस है वो लोगों तक पहुंचाना, उन्हें जेनरिक मेडिसिन्स के बारे में जानकारी देना, एजुकेशन और पब्लिसिटी करना जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं उनके बारे में, ताकि बेटर हेल्थ केयर हम लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करवा सकें। जो अगला प्रश्न है उसमें 4 एनिमल्स के नाम आपके सामने हैं और आपसे पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सा अंटार्कटिका का एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब ये होता है कि ये सिर्फ वहीं पर पाया जाता है। आपके पास 4 एनिमल्स के नाम हैं, एम्परर पेंगुइन, पोलर बियर, लेपर्ड सील या फिर एडेली पेंगुइन। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि एम्परर पेंगुइन, लेपर्ड सील और एडेली पेंगुइन ये तो आपको अंटार्कटिका में ही मिलते हैं, लेकिन पोलर बियर के साथ ऐसा नहीं है। ये आपको केवल नॉर्थ पोल के रीजन में यानी कि आर्कटिक के रीजन में ही मिलता है। आपको ये अंटार्कटिका के रीजन में नहीं मिलेगा। इस लिहाज से आपका सही जवाब क्या निकलेगा? C 1, 3 एंड 4 ओनली। पोलर बियर जो है ये एक प्रकार का हाइपर कार्निवस बियर होता है। हाइपर कार्निवस का मतलब ऐसे किसी जीव से है जिसके मील में यानी कि भोजन में 70% से ज़्यादा मीट हो। हाइपर कार्निवस यूजुअली टाइगर या लायन होते हैं। कुछ एक बियर की प्रजातियां होती हैं जो कि हाइपर कार्निवर होती हैं या हाइपर कार्निवस होती हैं। ये आर्कटिक सर्किल में लार्जली पाया जाता है, तो अंटार्कटिका में नहीं है, तो ये पॉइंट आप एलिमिनेट कर लेंगे। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने अभी हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की हेले बे कॉलोनी में, जो कि वेडल सी के आसपास का रीजन है। वेडल सी इज़ अ सी इन अंटार्कटिका, उसके रीजन में ये सी आपको मिलता है। ये जो लोकेशन है ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्परर पेंगुइन कॉलोनी है वर्ल्ड की। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग फेल्योर हुआ है, कैटास्ट्रॉफिक ब्रीडिंग फेल्योर हुआ है। 3 साल में जो भी चिक्स पैदा हुए थे वो मर गए, बिकॉज उनका जो हैबिटेट है वो लगातार इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से श्रिंक हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एम्परर पेंगुइन जो है वो टॉलेस्ट और हैवीएस्ट माना जाता है सभी लिविंग पेंगुइन स्पीसीज़ में, और ये अंटार्कटिका का एंडेमिक है, वहीं पाया जाता है। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। जो लेपर्ड सील है इसे सी लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसमें फर पाए जाते हैं। ये भी केवल अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। जो एडली पेंगुइन है इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ये वाइडली स्प्रेड है अंटार्कटिका के रीजन में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के बारे में है। पहला स्टेटमेंट यह है कि इसका उद्देश्य जो नोटिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कंट्री में, इंडिया में, उनके एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना है। दूसरा ये है कि इस स्कीम को इन्हेंस किया गया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत और ये 2020 तक एप्लीकेबल है। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब C है। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। हाल ही में एक लिमिट इम्पोज की गई है कि टोटल रिवॉर्ड कितना दिया जा सकता है मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत। देखिए जो लोग या जो एक्सपोर्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें इसमें क्रेडिट दिया जाता था, या आप उसे MEIS ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं। इस क्रेडिट का इस्तेमाल वो कई तरीके की जो टैक्सेस या ड्यूटीज़ हैं उनको पे करने में कर सकते थे, लाइक एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या सर्विस टैक्स। 22,000 करोड़ रुपए का पर एनम का अलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा था। 2020 तक ये एप्लीकेबल है, इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा।
1 अप्रैल 2015 को इसे इफेक्ट में लाया गया था। जो अगला प्रश्न है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के बारे में है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्री ऐसी है जो इसका मेंबर नहीं है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब चूज करिए। इसका सही जवाब देखिए तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान SCO का पार्ट नहीं है, बाकी उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान ये तीन के तीनों ही इसका पार्ट हैं। तुर्कमेनिस्तान देखिए थोड़ा सा न्यूट्रल टाइप का कंट्री है, जैसे आपने यूरोप में स्विट्ज़रलैंड को देखा होगा। जो स्विट्ज़रलैंड है वो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, कंपैरेटिवली न्यूट्रल रहता है, इसीलिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो आपको वहीं मिलता है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल टाइप की लोकेशन हो जाती है। सिमिलरली सेंट्रल एशिया में आपको तुर्कमेनिस्तान मिलता है, ये आपको बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेगा, ये ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करता है। तो तुर्कमेनिस्तान जो है वो SCO का पार्ट नहीं है। हाल ही में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो अपने चाइनीज़ डिफेंस में जो चाइनीज़ उनके काउंटर पार्ट हैं चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर वेई फेंग, उनके साथ मुलाकात करते हैं SCO मीट में मॉस्को में। ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है, जिसका एक मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटी को इंश्योर करना है पूरे रीजन में। इंडिया को फुल टाइम मेंबरशिप मिली 2017 में SCO की। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में संघाई 5 मैकेनिज्म के रूप में, जिसमें उस समय केवल 5 कंट्रीज थी। हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल HSC सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की, ये साल में एक बार मिलते हैं। सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, नाम में संघाई है लेकिन सेक्रेटेरिएट संघाई में नहीं है, सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। 8 वर्तमान में इसके मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 4 कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर स्टेट्स का भी दर्जा दिया गया है, 2000 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अगला प्रश्न ग्रीन बी ईटर के बारे में है। ये एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा स्लेंडर बॉडीड बर्ड है जो हाल ही में दिल्ली NCR रीजन में देखा गया, ऐसा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सही जवाब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है ग्रीन बी ईटर के बारे में। देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन दूसरा इनकरेक्ट है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये बहुत ही सुंदर सा पक्षी होता है। वो पक्षी जो कई बार आप मेले में जाते थे और प्लास्टिक का वो फर वाला एक कोई पक्षी बर्ड खरीद कर लेकर आते थे, वो बिल्कुल वैसा ही है, मतलब ऐसा दिखता है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, छोटा होता है, लीस्ट कंसर्न है, दैट्स वाई ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। देखिए इसकी जो मतलब लंबाई चौड़ाई है वो 16 to 18 सेंटीमीटर होती है अप्रॉक्स। ये ब्राइट ग्रीन प्लूमेज में आपको मिलता है, स्लेंडर बॉडीड है। ये देखिए हाई ट्रीज पर रहना पसंद करता है, क्वाइट वाइड स्प्रेड है, दैट्स वाई लीस्ट कंसर्न है, और सभी प्रकार के हैबिटेट में मिल जाता है, लाइक वेटलैंड, स्क्रब लैंड, इवन जो डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेटलमेंट्स हैं वहाँ भी देखने को मिल जाता है। दिल्ली NCR रीजन में देखा गया तभी तो न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन ब्लैक होल के बारे में है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन ये है कि ये एक ऐसा रीजन होता है स्पेस टाइम का जहाँ पर कोई भी पार्टिकल, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जैसे कि लाइट भी एस्केप करके नहीं जा सकती, ये उसे अपनी ओर खींच लेता है। दूसरा ये है कि जो थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो प्रेडिक्ट करती है कि सफिशिएंट कॉम्पैक्ट मास जो है वो डिफॉर्म होकर, जहाँ पर स्पेस टाइम डिफॉर्म हो जाते हैं, वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट ये है कि वो बाउंड्री जिसके बाद कोई भी पार्टिकल ब्लैक होल की जो डेंसिटी है उससे बच नहीं पाता है, उस लोकेशन को, उस बाउंड्री को इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। और चौथा ये है कि जो 3 आपको ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं ये 3 के तीनों सही हैं। सही जवाब बताइए। अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो मैं बता देता हूं कि ये ऊपर 3 के तीनों स्टेटमेंट ब्लैक होल के बारे में करेक्ट हैं और डी आपका आंसर है। देखिए ब्लैक होल ऐसा रीजन होता है जहां पर स्पेस टाइम एकदम मिक्स हो जाता है और वो ग्रेविटी वहां पर इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट भी उससे बच के नहीं निकल पाता, वो लाइट को भी सोख लेता है। जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है वो ये प्रेडिक्ट करता है अगर कोई चीज़ बहुत कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब इतनी कॉम्पैक्ट हो जाए कि स्पेस टाइम डिफॉर्म हो जाए, तो ब्लैक होल बन सकता है। बाउंड्री जहाँ से कोई बचकर नहीं आ सकता उसे इवेंट हॉरिजन कहा जाता है। सपोज करिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर अगर आप पहुँच जाते हैं तो फिर ये ब्लैक होल आपको खींच ही लेगा, आप बच के नहीं निकल पाएंगे, तो इस पॉइंट को ही इवेंट हॉरिजन कहा जाएगा। और इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में एक सिंगल पॉइंट पर जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, जहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, जिसे हम माप नहीं सकते। और जो ऑब्जेक्ट इस सिंगल पॉइंट पे पहुँचता है उसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, उसके सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और इस पॉइंट को कहा जाता है सिंगुलैरिटी।
तो बताइए क्या विचार है? अगर आपकी राय हो तो एक ट्रिप ब्लैक होल की लगा ली जाए। आप लोग चिंता मत करिए, हम मरेंगे नहीं, रैदर वी विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। क्या होगा? हम जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अगर आपकी राय बने तो बताइएगा, हम एक रॉकेट बुक कर लेंगे। खैर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका ओरल आंसर देना होता है, इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये है कि स्टार्ट क्वेश्चंस में रिटन आंसर देना होता है और इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब डी है, नीदर वन नॉर टू। दो के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। इनफैक्ट दोनों की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन अनस्टार्ट क्वेश्चन के लिए है और ये स्टार्ट क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर रिटर्न देना होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि लिख के जवाब मिला है। और जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका ओरल आंसर देना होता है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज अभी हाल ही में लोकसभा के सेक्रेटेरिएट ने ऑफिशियली ये रिलीज़ किया शेड्यूल कि मानसून सेशन में कोविड-19 की वजह से पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, जिसका बाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ और 0 आवर भी रिस्ट्रिक्टेड होगा, इस पर भी बात की गई। क्वेश्चन आवर लिवलीस्ट आवर होता है पार्लियामेंट का, जहां पर सवाल पूछे जाते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाता है, जबकि 0 आवर में किसी भी इंपॉर्टेंट इशू को रेस किया जा सकता है। 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आवर में। स्टार्ट क्वेश्चंस जहाँ पर ओरल आंसर देना होगा, अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटन आंसर देना होगा, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जिसमें 10 दिन से कम समय का नोटिस दिया जाता है और इसका भी आंसर ओरली ही देना होता है। जो अगला प्रश्न है वो मिशन कर्मयोगी के बारे में है। ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है। ये किस लिए है? पहला तो ये है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो रेलवे की है उसे एनहेंस करने के लिए, वुमेन थ्रू द प्रोविजन ऑफ स्पिनिंग इक्विपमेंट एट सब्सिडाइज्ड रेट आफ्टर अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट, कि हम वुमेन को स्किल करेंगे और जो सब्सिडाइज्ड स्पिनिंग इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। स्किल डेवलप करेंगे SC/ST कम्युनिटीज़ में, या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे सिविल सर्वेंट्स की। सही जवाब इसका डी है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे सिविल सर्वेंट्स की इसके तहत। इसमें देखिए अभी कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये एक नेशन वाइड प्रोग्राम है जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स इंडियन कल्चर्स को भी थोड़ा एनरिच कर पाएंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड की अडॉप्ट कर पाएंगे। उन्हें क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव बनाने का प्रयास किया जाएगा। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा और एक रिसोर्स काउंसिल भी बनाई जाएगी। जो अगला प्रश्न है वो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है। कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वर्ल्ड बैंक या फिर तीनों? सही जवाब इसका डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मिलकर स्कूल एजुकेशन के लिए ये एक इंडेक्स तैयार करते हैं। इसका उद्देश्य जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है उसे एसेस करना होता है। 30 इंडिकेटर्स 2 ब्रॉड कैटेगरीज में एसेस किए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? IMF, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब इसका सी है, वर्ल्ड बैंक, जहां पर जो बिजनेस का एटमॉस्फेयर है उसे एसेस किया जाता है। देखिए CSU प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है हाल ही में, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को विद इन 8 मंथ कवर कर सकते हैं UPSC 2021 के लिए। कल के पार्ट में भी आप यही इंडेक्स और रिपोर्ट्स को तैयार रखिएगा, उसी से आपसे प्रश्न पूछेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।